10वीं से लेकर 17वीं सदी तक लोग कई अलग-अलग वजहों से यात्रा करते थे। कुछ लोग काम की तलाश में निकलते थे, कुछ बाढ़, सूखा या किसी और प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए अपना घर छोड़ देते थे, जबकि कुछ लोग व्यापारी, सौदागर, सैनिक, पुजारी या तीर्थयात्री के रूप में सफर करते थे। ऐसे भी लोग थे जो सिर्फ अपनी जिज्ञासा और एडवेंचर के शौक के कारण यात्रा पर निकल पड़ते थे। जब भी ये यात्रीगण किसी नए देश में पहुंचते थे, उन्हें वहां सब कुछ अलग लगता था। जमीन अलग दिखती थी, मौसम अलग महसूस होता था, और लोग अलग भाषा बोलते थे, अलग रिवाजों को मानते थे, अलग विचारों में विश्वास रखते थे और अलग तरीके से जीवन जीते थे। कुछ यात्रीगण इन अंतरों को चुपचाप स्वीकार कर लेते थे, लेकिन कुछ खास लोग ऐसे भी थे जो हर चीज को बहुत ध्यान से देखते थे और जो कुछ उन्होंने देखा उसका विस्तार से लिखित वर्णन करते थे, खासकर उन चीजों का जो उन्हें अजीब या असामान्य लगती थीं। दुख की बात यह है कि इस दौर में महिलाएं भी यात्रा करती थीं, लेकिन उनके द्वारा लिखे गए ट्रैवल अकाउंट्स आज बहुत कम मिलते हैं। जो यात्रा वृत्तांत आज तक बचे हुए हैं वे काफी विविध हैं। कुछ यात्रीगणों ने अपनी लिखाई में राज दरबार और राजाओं पर ज्यादा ध्यान दिया, जबकि कुछ ने धर्म, मंदिरों, मस्जिदों या भव्य इमारतों का वर्णन किया। उदाहरण के लिए 15वीं सदी में विजयनगरा जैसे महान शहर का सबसे अच्छा वर्णन अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने दिया, जो हेरत से आए एक राजदूत थे। सभी यात्रीगण दूर दूर के देशों तक नहीं गए। मुगल काल के दौरान कुछ अधिकारी अपने ही साम्राज्य के अंदर यात्रा करते थे और अपने लोगों के रिवाजों, परंपराओं, लोक कथाओं और रोजमर्रा के जीवन के बारे में लिखते थे। इस अध्याय में ऐसे ही ट्रैवल अकाउंट्स पढ़कर हमें भारतीय इतिहास की समझ और गहरी होती है। यहाँ फोकस 3 यात्रीगणों पर है जो अलग-अलग समय पर भारतीय उपमहाद्वीप आए। पहले थे अल बेरूनी, जो 11वीं सदी में वर्तमान उज़्बेकिस्तान से आए। दूसरे थे इब्न बतूता, जो उत्तर पश्चिम अफ्रीका के मोरक्को से थे और 14वीं सदी में भारत आए। तीसरे थे एक फ्रेंच यात्रीगण फ्रांसवा बर्निए, जो 17वीं सदी में भारत आए। ये तीनों अलग अलग सांस्कृतिक बैकग्राउंड से आए थे, इसलिए उन्होंने रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों और व्यवहारों पर भी ध्यान दिया, जिन्हें स्थानीय लेखक अक्सर नजरअंदाज कर देते थे क्योंकि उन्हें वे बिल्कुल साधारण लगते थे। इसी अलग दृष्टिकोण के कारण ट्रैवल अकाउंट्स बहुत मूल्यवान होते हैं। हर यात्रीगण ने अपनी लिखाई अपने उद्देश्य और बैकग्राउंड के हिसाब से अलग अलग पाठकों के लिए लिखी। कई यात्रीगणों को भारतीय जीवन की आम चीजें भी हैरान कर देती थीं, जैसे नारियल और पान के पत्ते, जो स्थानीय लोगों के लिए बिल्कुल सामान्य थे लेकिन विदेशियों के लिए बहुत अजीब लगते थे। अल बेरूनी ने स्पष्ट रूप से बताया कि उन्होंने अपनी किताब क्यों लिखी। उनका कहना था कि उनका काम उन लोगों के लिए मददगार होगा जो हिंदुओं के साथ धार्मिक विचारों पर चर्चा करना चाहते हैं, और उनके लिए भी जो उनके बीच रहना चाहते हैं। उनकी मजबूत भाषा ज्ञान ने उन्हें इस लक्ष्य को पाने में मदद की। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था और उन्होंने इनका उपयोग अलग अलग संस्कृतियों और विचारों की तुलना करने के लिए किया। उन्होंने संस्कृत ग्रंथों जैसे पतंजलि की व्याकरण रचना का अरबी में अनुवाद किया, ताकि भारत के बाहर के लोग भी उन्हें समझ सकें। साथ ही उन्होंने ग्रीक ग्रंथों जैसे गणितज्ञ यूक्लिड के कामों का संस्कृत में अनुवाद किया, अपने भारतीय ब्राह्मण मित्रों के लिए। इस तरह वे अलग अलग संस्कृतियों के बीच एक पुल बन गए। अल बिरूनी का जन्म 973 में ख्वारिज्म में हुआ था, जो आज के उज़्बेकिस्तान में स्थित है और उस समय ज्ञान का एक बड़ा केंद्र था। उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा मिली और वे अरबी, पारसी, सीरियाक, इब्रानी और संस्कृत जैसी कई भाषाओं में निपुण हो गए। यद्यपि उन्हें ग्रीक भाषा का सीधा ज्ञान नहीं था, फिर भी उन्होंने ग्रीक दर्शन को अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा। 1017 में जब सुल्तान महमूद अफ गजनी ने ख्वारिज्म पर हमला किया, तब अल बिरूनी को अन्य विद्वानों के साथ गजनी ले जाया गया। शुरुआत में वे वहां एक बंदी के रूप में आए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें शहर पसंद आने लगा और उन्होंने अपना बाकी जीवन वहीं बिताया। उनकी मृत्यु लगभग 70 वर्ष की आयु में हुई। गजनी में ही अल बिरूनी की भारत में गहरी रुचि विकसित हुई। उस समय तक विज्ञान, खगोल, चिकित्सा और गणित से जुड़ी कई संस्कृत रचनाओं का अरबी में अनुवाद हो चुका था। जब पंजाब गजनविद साम्राज्य का हिस्सा बना, तो स्थानीय लोगों के साथ संपर्क बढ़ा, जिससे पारस्परिक समझ को बढ़ावा मिला। अल बिरूनी ने कई वर्ष ब्राह्मण विद्वानों के साथ बिताए, संस्कृत सीखी और भारतीय धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन किया। यद्यपि हमें उनके एग्जैक्ट यात्रा मार्ग के बारे में पता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों में यात्रा की। अल बिरूनी के समय से पहले ही अरबी साहित्य में ट्रैवल राइटिंग लोकप्रिय थी।
लेखक सहारा रेगिस्तान से लेकर वोल्गा नदी तक के क्षेत्रों का वर्णन करते थे। इसी वजह से भले ही 1500 से पहले भारत में बहुत कम लोगों ने अल बिरूनी का काम पढ़ा हो, लेकिन भारत के बाहर के पाठक इससे परिचित थे। अल बिरूनी की प्रसिद्ध किताब किताबुल हिंद अरबी में लिखी गई थी और उसकी भाषा बहुत सरल और स्पष्ट है। ये एक बहुत ही विस्तृत रचना है जो 80 अध्यायों में विभाजित है। इन अध्यायों में धर्म, दर्शन, त्योहार, विज्ञान, खगोल, रसायन, सामाजिक जीवन, कानून, वजन और नाप-तौल, कला और रिवाजों पर चर्चा की गई है। अक्सर हर अध्याय में अल बिरूनी एक निश्चित पैटर्न फॉलो करते थे। पहले वो एक प्रश्न उठाते थे, फिर संस्कृत ग्रंथों के आधार पर भारतीय विचारों को समझाते थे और अंत में उनकी तुलना अन्य संस्कृतियों के विश्वासों से करते थे। विद्वान मानते हैं कि ये व्यवस्थित और तारतम्य वाली रचना शैली उनके गणित के मजबूत बैकग्राउंड का परिणाम थी। माना जाता है कि अल बिरूनी ने अपनी किताब उन लोगों के लिए लिखी जो भारत की सीमाओं के आसपास रहते थे और भारतीय समाज को बेहतर ढंग से समझना चाहते थे। वे पहले से मौजूद अरबी अनुवादों से परिचित थे, जो कहानियों से लेकर वैज्ञानिक ग्रंथों तक फैला हुआ था। लेकिन उनका मानना था कि ये अनुवाद अक्सर गलत या कमजोर लिखे गए थे, इसलिए वे भारतीय जीवन की एक ज्यादा स्पष्ट और संतुलित तस्वीर प्रस्तुत करना चाहते थे। हिंदी शब्द का मतलब शुरू में कोई धार्मिक पहचान नहीं था। ये एक पुराना पर्शियन शब्द था जो इंडस नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए इस्तेमाल होता था। बाद में अरब्स ने इस क्षेत्र को अल हिंद और वहां के लोगों को हिंदी कहना शुरू किया। टर्क्स ने फिर हिंदुस्तान और हिंदावी जैसे शब्दों का उपयोग किया। बहुत बाद में जाकर हिंदू शब्द को धार्मिक अर्थ मिला। अगर अल बिरूनी आज के 21वीं सदी में जिंदा होते और उन्हें वही भाषाओं का ज्ञान होता, तो मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और उन सभी क्षेत्रों में जहां क्लासिकल अरबिक, पर्शियन और संस्कृत परंपराओं का प्रभाव रहा है, वे आसानी से समझे जा सकते थे। अल बिरूनी जैसे यात्रीगणों के माध्यम से इतिहास ज्यादा जीवंत हो जाता है, क्योंकि हम समाज को सिर्फ सरकारी दस्तावेज से नहीं, बल्कि उन बाहरी लोगों की जिज्ञासु नजरों से भी देख पाते हैं, जिन्होंने उन बातों को भी महसूस किया जो स्थानीय लोग अक्सर बिल्कुल साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते थे। इब्न बतूता अपनी यात्रा कथा की शुरुआत उस दिन की याद से करते हैं जब उन्होंने अपना घर टैंजियर छोड़ा था। वो एक थर्सडे का दिन था और उनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। वो किसी ग्रुप, कारवां या एक भी साथी के साथ नहीं निकले थे। वो बिल्कुल अकेले ही सफर पर निकले, अपनी एक गहरी अंदरूनी इच्छा और मशहूर पवित्र स्थलों को देखने के पुराने सपने से प्रेरित होकर। बड़ी दृढ़ता के साथ उन्होंने अपने सभी प्यारों, पुरुष और महिला से विदा ली और अपना घर बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिया जैसे पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। ये यात्रा उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। आखिरकार वो 1354 में अपने घर लौटे, लगभग 30 साल बाद, जब उन्होंने पहली बार टैंजियर से कदम बाहर रखा था। बाद में इब्न बतूता ने एक प्रसिद्ध ट्रैवल बुक लिखी जिसे रिहला कहा जाता है, जो अरबिक भाषा में लिखी गई थी। ये किताब 14वीं सदी के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का बहुत ही विस्तृत और जीवंत वर्णन प्रस्तुत करती है। इब्न बतूता का जन्म टैंजियर, मोरक्को में एक बहुत ही सम्मानित परिवार में हुआ था, जो इस्लामिक कानून यानी शरिया के गहरे ज्ञान के लिए जाना जाता था। परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता को बचपन से ही साहित्य और धार्मिक अध्ययन की मजबूत शिक्षा मिली। लेकिन अपने जैसे कई लोगों से अलग, उनका विश्वास था कि सच्चा ज्ञान किताबों से ज्यादा व्यक्तिगत अनुभव से मिलता है। उन्हें यात्रा से गहरा प्रेम था और वो हमेशा नए देशों को देखने और नए लोगों से मिलने के लिए उत्सुक रहते थे। 1332-33 के आसपास भारत आने से पहले ही इब्न बतूता काफी दूर दूर तक यात्रा कर चुके थे। उन्होंने मक्का की तीर्थ यात्रा की थी और सीरिया, इराक, पर्शिया, यमन, ओमान जैसे क्षेत्रों के साथ साथ ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट के कई महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाहों का भ्रमण किया था। सेंट्रल एशिया से होते हुए जमीनी रास्ते से यात्रा करते हुए वो 1333 में सिंध पहुंचे। इस समय तक उन्होंने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुन रखा था, जो विद्वानों को उदारता से पुरस्कृत करने के लिए मशहूर थे। इसी ख्याति से प्रभावित होकर इब्न बतूता मुल्तान और उच जैसे शहरों से होते हुए दिल्ली की तरफ बढ़े। सुल्तान उनकी विद्वता से प्रभावित हुए और उन्हें दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। इब्न बतूता ने कई वर्षों तक इस पद पर सेवा दी, लेकिन कुछ गलतफहमियों के कारण बाद में वो सुल्तान की कृपा खो बैठे और उन्हें जेल में डाल दिया गया। कुछ समय बाद मामला सुलझ गया और उन्हें फिर से राज दरबार की सेवा में शामिल कर लिया गया। 1342 में उन्हें एक नया कार्य दिया गया।
चीन के मंगोल शासक से मिलने के लिए सुल्तान के राजदूत के रूप में यात्रा करना। इस यात्रा के दौरान वो मध्य भारत से होते हुए मालाबार कोस्ट तक पहुंचे। वहां से वो मालदीव्स गए, जहां उन्होंने 18 महीने तक फिर से काजी के रूप में काम किया। बाद में उन्होंने श्रीलंका जाने का निर्णय लिया, फिर एक बार फिर मालाबार कोस्ट और मालदीव्स लौट आए। चीन की यात्रा जारी रखने से पहले उन्होंने बंगाल और असम का भी भ्रमण किया। इसके बाद इब्न बतूता सुमात्रा तक समुद्री यात्रा पर निकले और वहां से एक और जहाज पर सवार होकर चीन के बंदरगाह शहर जैतून पहुंचे, जिसे आज क्वांजू के नाम से जाना जाता है। उन्होंने चीन के कई हिस्सों में व्यापक यात्रा की, यहां तक कि बीजिंग तक पहुंच गए। हालांकि वो वहां ज्यादा समय तक नहीं रुके और 1347 में अपने घर लौटने का फैसला किया। उनके यात्रा वृत्तांत की तुलना अक्सर मार्को पोलो के वर्णन से की जाती है, जो 13वीं सदी के अंतिम दौर में चीन और भारत आए थे। इब्न बतूता ने जो कुछ भी देखा, नई संस्कृतियां, रिवाज, लोग, विश्वास और मूल्य, सब कुछ बहुत सावधानी से लिखा, जिससे उनका वर्णन इतिहासकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन गया। 14वीं सदी में यात्रा करना आज के मुकाबले काफी ज्यादा कठिन और खतरनाक था। इब्न बतूता ने खुद लिखा है कि लंबी यात्राओं में कितना समय लगता था। उदाहरण के लिए, मुल्तान से दिल्ली पहुंचने में लगभग 40 दिन लगते थे और सिंध से दिल्ली का सफर करीब 50 दिन का होता था। दौलताबाद से दिल्ली की यात्रा 40 दिन लेती थी, जबकि ग्वालियर से दिल्ली पहुंचने में लगभग 10 दिन लगते थे। यात्रा धीमी, थकाऊ और जोखिमों से भरी होती थी। इन लंबी यात्राओं के दौरान डकैत हमेशा एक बड़ा खतरा बने रहते थे। यद्यपि इब्न बतूता सुरक्षा के लिए कारवां के साथ सफर करना पसंद करते थे, फिर भी बड़े जत्थे भी हमलों से सुरक्षित नहीं थे। मुल्तान से दिल्ली जाते समय उनके कारवां पर डकैतों ने हमला किया। कई यात्रीगण मारे गए और जो बचे, उनमें इब्न बतूता भी शामिल थे, बुरी तरह से घायल हो गए। डकैतों के डर के अलावा यात्रीगण अकेलेपन, बीमारी और घर की याद से भी परेशान रहते थे। एक बार इब्न बतूता तेज बुखार से बहुत बीमार हो गए और इतने कमजोर पड़ गए कि उन्होंने अपने आप को कपड़े की मदद से घोड़े की काठी से बांध लिया ताकि वो नीचे न गिर जाएं। जब वो आखिरकार ट्यूनिस शहर पहुंचे तो लोग एक सम्मानित धार्मिक नेता का स्वागत करने के लिए बाहर निकले, लेकिन इब्न बतूता को कोई भी पहचान नहीं पाया और किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। इससे उन्हें गहरा अकेलापन महसूस हुआ और वो रोने लगे। बाद में एक अन्य तीर्थयात्री ने उनका दर्द समझा और प्यार से उनका स्वागत किया, जिससे उन्हें तसल्ली मिली। नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप और चीन में कई वर्षों तक यात्रा करने के बाद इब्न बतूता आखिरकार मोरक्को लौट आए। उनके देश के शासक ने आदेश दिया कि उनके अनुभव लिखित रूप में दर्ज किए जाएं। इब्न बतूता ने अपनी यादें इब्न जुज़ई नामक एक लेखक को बोलकर लिखवाईं। अपनी भूमिका में जुज़ई ने बताया कि शासक चाहते थे कि इब्न बतूता उन शहरों का वर्णन करें जिन्हें उन्होंने देखा, जिन शासकों से मिले, जिन विद्वानों और पवित्र पुरुषों से भेंट हुई, और उन अजीब और अद्भुत घटनाओं का भी जिक्र करें जो उन्होंने देखी। इसका उद्देश्य सिर्फ लोगों को शिक्षित करना ही नहीं, बल्कि उनका मनोरंजन करना भी था। उनकी कहानियां दिमाग को प्रसन्न करने, कानों और आंखों को सुख देने और दुनिया के प्रति जिज्ञासा जगाने के लिए लिखी गई थीं। आने वाली सदियों में 1400 से 1800 के बीच भारत आने वाले कई यात्रियों ने फारसी भाषा में अपने यात्रा वृत्तांत लिखे, जबकि भारत से सेंट्रल एशिया, ईरान और ऑटोमन साम्राज्य जाने वाले भारतीय यात्रियों ने भी अपनी यात्राओं के बारे में लिखा। इन लेखकों ने अल बिरूनी और इब्न बतूता के द्वारा बनाए गए रास्ते पर चलना शुरू किया और कभी-कभी उनकी रचनाओं को पढ़ा भी। इस दौर के कुछ प्रसिद्ध यात्रियों में अब्दुर रज़ाक समरकंदी शामिल थे, जो 1440 के दशक में दक्षिण भारत आए थे। महमूद वली बल्खी, जिन्होंने 1620 के दशक में दूर दूर तक यात्रा की थी, और शेख अली हाजिन, जो 1740 के दशक में उत्तर भारत आए थे। इनमें से कुछ यात्री भारत से बहुत प्रभावित हुए। महमूद बल्खी इतने प्रभावित हुए कि कुछ समय के लिए उन्होंने सन्यासी जैसा जीवन भी अपना लिया, जबकि कुछ अन्य जैसे शेख अली हाजिन निराश और दुखी हो गए क्योंकि भारत ने उन्हें वही सम्मान नहीं दिया जिसका वे उम्मीद कर रहे थे। फिर भी अधिकतर यात्री भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखते थे जो अद्भुत चीजों, अजीब रिवाजों और अनंत जिज्ञासा से भरा हुआ था। 1500 के आसपास पुर्तगाली जब भारत पहुंचे तो उनमें से कई लोगों ने भारतीय समाज, रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं पर विस्तार से लिखना शुरू किया।
कुछ पुर्तगाली विद्वानों जैसे जेसुइट रॉबर्टो नोबिली ने तो भारतीय ग्रंथों का यूरोपियन भाषाओं में अनुवाद भी किया ताकि यूरोप के लोग भारतीय विचारों को बेहतर तरीके से समझ सकें। सबसे प्रसिद्ध पुर्तगाली लेखकों में से एक डुआर्ते बारबोसा थे, जिन्होंने दक्षिण भारत के व्यापार और रोजमर्रा के जीवन पर विस्तार से लिखा। जैसे जैसे समय बीतता गया और 17वीं सदी शुरू हुई, वैसे वैसे नेदरलैंड्स यानी डच, इंग्लैंड और फ्रांस जैसे अन्य यूरोपियन देशों के यात्रीगण भी बढ़ती संख्या में भारत आने लगे। इनमें एक मशहूर ही फ्रेंच हीरे व्यापारी जॉन बैप्टिस्ट तावर्निये भी थे, जो कम से कम 6 बार भारत आए। उनकी खास रुचि व्यापार और बिजनेस में थी और वो अक्सर भारत के ट्रेडिंग सिस्टम की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से करते थे। कुछ यूरोपियंस जैसे इटालियन डॉक्टर मनुची को भारत इतना पसंद आया कि वो कभी यूरोप वापस ही नहीं गए और स्थायी रूप से भारत में बस गए। फ्रांसवा बर्नियर भी ऐसे ही एक यूरोपियन यात्रीगण थे, लेकिन वो कई अन्य लोगों से अलग थे। वो एक फ्रेंच डॉक्टर, राजनीतिक विचारक और इतिहासकार थे। अपने समय के कई यूरोपियंस की तरह वो भी मुगल साम्राज्य में अच्छे अवसर की तलाश में भारत आए थे। उन्होंने भारत में 1656 से 1668 तक कुल 12 साल बिताए और मुगल दरबार से गहरे रूप से जुड़े रहे। उन्होंने शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र प्रिंस दारा शुकोह के चिकित्सक के रूप में काम किया। बाद में वो दानिशमंद खान के साथ एक विद्वान और वैज्ञानिक के रूप में जुड़े, जो अर्मीनियन मूल के एक उमराव थे और मुगल दरबार में एक महत्वपूर्ण पद पर थे। अपने स्टे के दौरान बर्नियर ने भारत के कई अलग अलग हिस्सों में व्यापक यात्रा की और जो कुछ देखा उसे ध्यान से ऑब्जर्व किया। वो अक्सर भारतीय समाज की तुलना यूरोप से करते थे और ज़्यादातर भारत को यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पर तौलते थे। उन्होंने अपनी मुख्य किताब फ्रांस के राजा लुई 14 को समर्पित की, जबकि उनकी कई अन्य रचनाएं शक्तिशाली मंत्रियों और अधिकारियों को लिखे गए पत्रों के रूप में थीं। लगभग अपनी सभी लिखाई में बर्नियर ने भारत को यूरोप के मुकाबले पिछड़ा और दुखी देश के रूप में वर्णित किया। आज के इतिहासकार मानते हैं कि उनके कई मूल्यांकन पूरी तरह से सही नहीं थे, फिर भी उनकी रचनाएं प्रकाशित होते ही यूरोप में बहुत लोकप्रिय हो गईं। बर्नियर अक्सर मुगल सेना के साथ यात्रा करते थे और उन यात्राओं का बहुत विस्तार से वर्णन करते थे। कश्मीर की तरफ सेना के साथ बढ़ते हुए उन्होंने बताया कि वो यात्रा के लिए कितनी सावधानी से तैयारी करते थे। उन्होंने लिखा कि उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो 2 मजबूत तुर्कोमान घोड़े रखें, साथ ही एक ताकतवर पर्शियन ऊंट और उसका चालक भी। उनके पास घोड़ों की देखभाल के लिए एक साइस, खाना बनाने के लिए एक रसोइया और एक सेवक होता था, जो स्थानीय परंपरा के अनुसार आगे आगे पानी से भरी फ्लास्क लेकर चलता था। बर्नियर अपने साथ कई उपयोगी चीजें रखते थे, जैसे मध्यम आकार का एक टेंट, एक कारपेट, बांस से बना हल्का लेकिन मजबूत पोर्टेबल पलंग, एक तकिया, एक गद्दा और भोजन के समय इस्तेमाल होने वाले चमड़े के कपड़े। उनके पास कुछ नैपकिन्स, खाना पकाने के बर्तनों से भरी छोटी पोटलियां और एक बड़ी पोटली भी होती थी जिसमें ये सब रखा होता था। इस पोटली को एक मजबूत चमड़े के जाल या डबल सैक के अंदर रखा जाता था, जिसमें खाने का सामान, कपड़े और लिनन उनके और उनके सेवकों दोनों के लिए भरे होते थे। बर्नियर ये भी सुनिश्चित करते थे कि यात्रा के दौरान उन्हें राहत देने वाली खाने की चीजें साथ हों। वो 5 या 6 दिन के लिए अच्छी क्वालिटी का चावल, सौंफ से सुगंधित मीठी बिस्किट्स, नींबू और चीनी जमा कर लेते थे। उन्होंने एक खास कपड़े का बैग भी रखा होता था, जिसमें एक छोटा लोहे का हुक लगा होता था, ताकि दही को लटकाकर उसका पानी निकाला जा सके, क्योंकि भारत में उन्हें लगता था कि लंबी यात्राओं के दौरान नींबू पानी और ताज़ा दही से ज़्यादा तरोताज़ा करने वाला और कुछ नहीं है। बर्नियर के यात्रा वृत्तांत पहली बार फ्रांस में 1670 और 1671 के बीच प्रकाशित हुए। बहुत जल्द ही अगले 5 साल के अंदर इनका इंग्लिश, डच, जर्मन और इटालियन भाषाओं में अनुवाद हो गया। उनका काम बहुत व्यापक रूप से पढ़ा गया और कई बार दोबारा छपा। 1670 से 1725 के बीच उनकी किताबें फ्रेंच में 8 बार छपीं और 1684 जब अल-बिरूनी जैसे यात्रीगण भारत आए, तो अक्सर वे एक ऐसी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे जो उनके लिए बिल्कुल अनजान थी। सब कुछ अलग लगता था, भाषा, धर्म, रिवाज और सोचने के तरीके। अल-बिरूनी को ये बात अच्छी तरह से समझ थी कि भारत को समझना आसान नहीं होगा, और उन्होंने खुद खुले तौर पर उन मुश्किलों का जिक्र किया जिनका सामना उन्हें करना पड़ा। उनके मुताबिक सबसे बड़ी समस्या भाषा थी।
उन्होंने संस्कृत को एक ऐसी भाषा बताया जिसका दायरा बहुत विशाल है। उनका कहना था कि संस्कृत सीखना बहुत कठिन है क्योंकि इसमें शब्दों और व्याकरणिक रूपों की संख्या बेहद ज्यादा है, बिल्कुल अरबी की तरह। अक्सर एक ही वस्तु के कई अलग अलग नाम होते हैं, मूल भी और उत्पन्न भी। साथ ही एक ही शब्द कई अलग अलग अर्थ में प्रयोग हो सकता है और सिर्फ सावधानी से दी गई व्याख्या और वर्णनात्मक शब्दों के जरिए ही उसका सही अर्थ स्पष्ट हो पाता है। इस जटिलता का सामना करते हुए अलबिरूनी ने विनम्रता से अपनी बात ये कहकर समाप्त की, ईश्वर सबसे अच्छा जानते हैं। अलबिरूनी ने जो कुछ सुना उस पर अंधा विश्वास नहीं किया। जब भी उन्हें कोई ऐसी कहानी मिली जो विश्वास से परे लगती थी, तो उन्होंने उसे तर्क के आधार पर प्रश्न किया। उदाहरण के लिए, जब उन्हें एक लकड़ी की मूर्ति के बारे में बताया गया जो कहा जाता था कि 2 लाख साल से भी ज्यादा समय से मौजूद है, तो उन्होंने इस पर संदेह व्यक्त किया। उन्होंने सोचा कि कैसे लकड़ी इतने लंबे समय तक टिक सकती है, खासकर ऐसी जगहों पर जहां मौसम नम होता है और मिट्टी गीली रहती है। एक बार फिर इस दावे पर प्रश्न उठाकर उन्होंने सोच विचार के साथ अपनी बात ये कहकर खत्म की, ईश्वर सबसे अच्छा जानते हैं। ये दिखाता है कि अलबिरूनी ने भारत को अंधे विश्वास से नहीं, बल्कि बुद्धि और तर्क के साथ समझने की कोशिश की। अलबिरूनी ने कुछ अन्य बाधाओं की भी पहचान की जो भारतीय समाज को समझने में मुश्किल पैदा करती थीं। भाषा के अलावा उनका मानना था कि धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं में अंतर भी भ्रम पैदा करता है। उन्हें यह भी लगा कि कई स्थानीय लोग अपनी परंपराओं में इतने ज्यादा डूबे हुए थे और इतने अंतर्मुखी थे कि बाहरी लोगों के लिए उनकी दुनिया को पूरी तरह समझना मुश्किल हो जाता था। दिलचस्प बात यह है कि इन समस्याओं को पहचानने के बावजूद अलबिरूनी ने भारतीय समाज को समझाने के लिए लगभग पूरी तरह ब्राह्मण विद्वानों की लिखित रचनाओं पर ही निर्भर किया। उन्होंने अक्सर पवित्र संस्कृत ग्रंथों जैसे वेदास, पुराणास, भगवद गीता, पतंजलि के कामों और मनुस्मृति से उदाहरण दिए। इन ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने भारत के दर्शन, धर्म और सामाजिक जीवन को भारत के बाहर के पाठकों के लिए समझाने की कोशिश की। भारतीय समाज का वर्णन करते हुए अलबिरूनी ने जाति व्यवस्था का भी वर्णन किया। इसे सिर्फ भारत की एक बिल्कुल अनोखी व्यवस्था के रूप में पेश करने के बजाय उन्होंने अन्य जगहों पर भी इसके जैसी व्यवस्थाओं को खोजने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि प्राचीन पर्शिया में भी समाज को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया था। वहां योद्धा और राजकुमार थे, धार्मिक लोग जैसे सन्यासी और अग्नि पुजारी, साथ ही वकील भी, विद्वान जैसे चिकित्सक और खगोलविद, और अंत में किसान और शिल्पकार। इस उदाहरण के जरिए अलबिरूनी ये दिखाना चाहते थे कि सामाजिक विभाजन कई समाजों में मौजूद थे, सिर्फ भारत में ही नहीं। साथ ही उन्होंने इसकी तुलना इस्लाम से भी की, जहां उनके अनुसार सभी पुरुष समान होते हैं और उनमें अंतर सिर्फ इतना होता है कि वे धार्मिक नियमों का कितनी निष्ठा से पालन करते हैं। यद्यपि अलबिरूनी ने संस्कृत ग्रंथों में वर्णित जाति व्यवस्था की ब्राह्मणिकल व्याख्या को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने उसके मूल में छिपी अशुद्धता के विचार से तीव्र विरोध किया। उनका तर्क था कि अशुद्धता कभी स्थायी नहीं हो सकती। उनके अनुसार जो भी चीज अशुद्ध होती है वो प्राकृतिक रूप से फिर से शुद्ध होने की कोशिश करती है। उन्होंने समझाया कि सूर्य हवा को शुद्ध करता है और नमक समुद्री जल को प्रदूषित होने से रोकता है। अगर ये प्राकृतिक शुद्धिकरण ना होता तो उनके हिसाब से पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं होता। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सामाजिक अशुद्धता का विचार, जो कुछ लोगों को हमेशा के लिए अशुद्ध मानता है, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। अलबिरूनी ने वर्ण व्यवस्था का वर्णन भी वैसा ही किया जैसा उन्होंने संस्कृत ग्रंथों में पढ़ा। उन्होंने लिखा कि सबसे ऊपर का वर्ग ब्राह्मणों का था, जिन्हें ब्राह्मण के सिर से उत्पन्न माना जाता था। क्योंकि सिर शरीर का सबसे उच्च अंग होता है और ब्राह्मण प्रकृति की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ब्राह्मणों को मानवता का सबसे उत्तम हिस्सा माना जाता था। इसके बाद क्षत्रिय आते थे, जिन्हें ब्राह्मण के कंधों और भुजाओं से उत्पन्न बताया गया था और जिन्हें ब्राह्मणों के बाद स्थान दिया गया। उनके बाद वैश्य थे, जिन्हें ब्राह्मण की जांघों से निकला हुआ माना जाता था। शूद्रों को ब्राह्मण के पैरों से उत्पन्न बताया गया। अलबिरूनी ने यह भी नोट किया कि यद्यपि धार्मिक ग्रंथों में इन वर्गों को बहुत अलग अलग दिखाया गया है, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में वे अक्सर एक ही शहरों और गांवों में साथ साथ रहते थे, कई बार एक ही घर और पड़ोस तक साझा करते थे। लेकिन अलबिरूनी की जाति व्यवस्था की समझ काफी हद तक ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए संस्कृत ग्रंथों से प्रभावित थी, जो वास्तविक जीवन का वर्णन करने के बजाय आदर्श नियम बताते थे। वास्तविक जीवन में समाज काफी लचीला था। अंत्यज के रूप में वर्णित समूह अर्थात जाति व्यवस्था से बाहर जन्मे लोग अक्सर किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम प्रदान करने के लिए मजबूर होते थे। भले ही इन समूहों को सामाजिक भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था, फिर भी वे अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे।
इससे ये स्पष्ट होता है कि जबकि धार्मिक ग्रंथों में नियम कठोर दिखते हैं, रोजमर्रा का जीवन काफी ज्यादा जटिल और परस्पर जुड़ा हुआ था। अपनी सावधान पूछताछ, तुलनाओं और पर्यवेक्षण के जरिए अलबिरूनी ने एक अनजान दुनिया को समझने की कोशिश की। भले ही कभी कभी उन्होंने गलत समझा हो या उच्च वर्ग के ग्रंथों पर ज्यादा निर्भर किया हो, फिर भी भारत को ईमानदारी और तर्क के साथ समझने का उनका प्रयास उनके वर्णन को यात्रा साहित्य में भारतीय समाज का अध्ययन करने के लिए सबसे मूल्यवान स्रोतों में से एक बनाता है। जब इब्न बतूता ने भारत में देखी हुई चीजों का वर्णन किया, तो उन्होंने अक्सर तुलनाओं का सहारा लिया ताकि उनके पाठक, जिन्होंने ये चीजें पहले कभी नहीं देखी थीं, उन्हें आसानी से कल्पना कर सकें। उदाहरण के लिए, नारियल के पेड़ का वर्णन करते हुए उन्होंने समझाया कि जैसे एक पेड़ से खजूर मिलती है, वैसे ही दूसरे पेड़ से नारियल मिलता है। उन्होंने कहा कि नारियल आदमी के सिर जैसा दिखता है, क्योंकि उस पर दो आंखें और एक मुंह जैसे निशान होते हैं। जब नारियल हरा होता है, तो उसके अंदर का नरम हिस्सा इंसान के दिमाग जैसा लगता है और उससे जुड़ी रेशेदार चीज बालों जैसी दिखती है। उन्होंने आगे बताया कि लोग इस रेशे का इस्तेमाल मजबूत रस्सी बनाने के लिए करते हैं, जिससे लोहे की कीलों के बजाय जहाज़ों को सिला जाता है और नावों के लिए मोटी रस्से बनाई जाती हैं। नारियल को इंसान के शरीर के अंगों और रोजमर्रा की चीजों से तुलना करके इब्न बतूता ने ये सुनिश्चित किया कि उनके पाठक आसानी से सोच सकें कि ये फल पहली बार देखने वाले व्यक्ति को कितना अजीब और दिलचस्प लगता होगा। उनका वर्णन काफी सही था और साथ ही ये भी स्पष्ट करता था कि पहली बार नारियल देखने वाले व्यक्ति को ये कितना अनोखा लगा होगा। जब 14वीं सदी में इब्न बतूता दिल्ली पहुंचे, तब तक भारत पहले ही एक विशाल वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था, जो पूर्व में चीन को और पश्चिम में नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप को जोड़ता था। इब्न बतूता खुद भी इनमें से कई क्षेत्रों में यात्रा कर चुके थे। उन्होंने पवित्र स्थलों के दर्शन किए, विद्वानों और शासकों के साथ समय बिताया, काजी या न्यायाधीश के रूप में काम किया और बड़े शहरों में जीवन का आनंद लिया, जहां अरबिक, पर्शियन, टर्किश और कई अन्य भाषाओं को बोलने वाले लोग एक साथ रहते थे। ये शहर बातों, कहानियों और ज्ञान के आदान प्रदान से भरे हुए थे। यात्रीगण भक्ति के लिए मशहूर धार्मिक पुरुषों, कभी दयालु और कभी क्रूर राजाओं और आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन की कहानियां एक दूसरे से साझा करते थे। जो भी चीज अनजान या अजीब लगती थी, उसका विशेष रूप से विस्तार से वर्णन किया जाता था, ताकि सुनने और पढ़ने वाले इन दूर लेकिन पहुंच में आने वाली दुनियाओं को देखकर हैरान हो जाएं। इब्न बतूता के द्वारा अनजान चीजों के वर्णन के दो सबसे प्रभावशाली उदाहरण नारियल और पान के वर्णन हैं, जो उनके पाठकों के लिए बिल्कुल नए थे। पान का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि पान का पौधा अंगूर की बेल की तरह उगाया जाता है और इसका मूल्य फल के लिए नहीं, बल्कि पत्तों के लिए होता है। उन्होंने लिखा कि लोग सबसे पहले सुपारी के टुकड़े चबाते हैं, जो जायफल जैसी दिखती है, लेकिन उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। फिर पान के पत्ते लेते हैं, उन पर थोड़ा सा चूना लगाते हैं और सब कुछ एक साथ चबाते हैं। ये प्रक्रिया इब्न बतूता को इसलिए खास लगी क्योंकि ये उनके लिए बिल्कुल नई थी और इसी वजह से उन्होंने हर कदम को ध्यान से वर्णित किया, ताकि उनके पाठक इसे अच्छी तरह समझ सकें। इब्न बतूता भारतीय शहरों से भी बहुत प्रभावित थे। उनका मानना था कि ये शहर उन लोगों के लिए बहुत अच्छे अवसर देते थे जो महत्वाकांक्षी, कुशल और समर्थ होते थे। ये आमतौर पर भीड़-भाड़ वाले, जीवंत और समृद्ध होते थे, जब तक युद्ध या आक्रमण उन्हें प्रभावित न कर दें। उन्होंने भीड़ से भरी सड़कों और रंग-बिरंगे बाजारों का वर्णन किया, जो हर तरह के सामान से भरे हुए थे। उन्होंने लिखा कि दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर था, जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा थी और ये भारत का सबसे बड़ा शहर था। उनके अनुसार आज के महाराष्ट्र में स्थित दौलताबाद भी उतना ही बड़ा और समृद्ध था और आकार और महत्व में दिल्ली से टक्कर ले सकता था। दिल्ली का वर्णन करते हुए इब्न बतूता ने बताया कि शहर बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और उसे मजबूत सुरक्षा दीवारों ने घेरा रखा था। ये दीवारें इतनी मोटी थीं कि उनके अंदर रक्षकों और दरबानों के लिए कमरे बने हुए थे। इन दीवारों के अंदर अनाज, हथियार, गोला बारूद और युद्ध यंत्रों से भरे गोदाम थे, जहां अनाज को लंबे समय तक बिना खराब हुए रखा जा सकता था।
उन्होंने वर्णन किया कि पैदल और घुड़सवार सैनिक दीवारों के अंदर शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से चल सकते थे। दीवारों में रोशनी के लिए खिड़कियां बनी थीं, जिनका निचला हिस्सा पत्थर का और ऊपरी हिस्सा ईंटों का बना हुआ था। दीवारों के साथ साथ कई बुर्ज पास पास बने हुए थे। दिल्ली में 28 दरवाजे थे, जिनमें बुदाउन गेट सबसे बड़ा था। कुछ दरवाजों के पास अनाज के बाजार थे, जबकि कुछ के पास बागीचे थे। उन्होंने एक सुंदर कब्रिस्तान का भी वर्णन किया, जहां कुछ कब्रों पर गुंबद थे और कुछ पर मेहराब, और जहां चमेली, रजगंधा और जंगली गुलाब जैसे फूल साल भर खिले रहते थे। भारतीय शहरों के बाजार सिर्फ खरीद फरोख्त के स्थान नहीं थे, वे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। कई बाजारों में मस्जिद और मंदिर दोनों होते थे, और कुछ में नर्तकों, गायकों और संगीतकारों के लिए विशेष जगह होती थी, जहां सार्वजनिक प्रदर्शन होते थे। यद्यपि इब्न बतूता ने सीधे तौर पर ये नहीं बताया कि ये शहर इतने समृद्ध क्यों थे, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि शहरों को अपनी अधिकांश समृद्धि गांवों में उत्पन्न अतिरिक्त उत्पाद से मिलती थी। इब्न बतूता ने लिखा कि भारतीय कृषि बहुत उपजाऊ थी, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी किसानों को साल में 2 फसलें उगाने की अनुमति देती थी। उन्होंने ये भी देखा कि भारत एशिया के व्यापारिक नेटवर्क से गहरे रूप से जुड़ा हुआ था। भारतीय वस्तुओं की वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत मांग थी, जिससे व्यापारियों और शिल्पकारों को बहुत मुनाफा होता था। भारतीय कपड़े, खासकर सूती कपड़ा, बारीक मलमल, रेशम, ब्रोकेड और सैटिन बहुत लोकप्रिय थे। मलमल के कुछ प्रकार इतने महंगे थे कि सिर्फ अमीर और बहुत धनवान लोग ही उन्हें पहन सकते थे। इब्न बतूता ने बाजारों में संगीत और मनोरंजन पर भी खास ध्यान दिया। दौलताबाद का वर्णन करते हुए उन्होंने तरबबाद नामक एक विशेष बाजार का जिक्र किया, जहां पुरुष और महिला गायकों की खरीद बिक्री होती थी। उन्होंने इसे अपने देखे हुए सबसे बड़े और सबसे सुंदर बाजारों में से एक बताया। हर दुकान का एक दरवाजा मालिक के घर की तरफ खुलता था और उसे कारपेट से सजाया गया होता था। हर दुकान के बीच में छत से एक झूला लटकता था, जिसमें शानदार कपड़ों में सजी एक महिला गायिका बैठी होती थी और उसकी सहेलियां उसे धीरे धीरे झुलाती रहती थीं। बाजार के बीच में एक बड़ा गुंबददार भवन था, जो कारपेट से सजाया गया होता था, जहां प्रमुख संगीतकार हर गुरुवार सुबह की नमाज के बाद बैठता था। महिला गायिकाओं के झुंड एक के बाद एक आते थे और शाम तक गाना और नृत्य करते रहते थे। यहाँ तक कि हिंदू शासक और कुछ मुस्लिम शासक भी जब इस बाजार से गुजरते थे तो रुककर इन प्रदर्शनों को देखते थे। इब्ने बतूता भारतीय संचार व्यवस्था से भी बेहद प्रभावित थे। सरकार ने व्यापारियों की मदद के लिए मुख्य व्यापारिक रास्तों पर सराय और मेहमान खाने बनवाए थे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया पोस्टल सिस्टम ने। ये इतनी तेजी से काम करता था कि जब सिंध से दिल्ली पहुंचने में लगभग 50 दिन लगते थे, तभी पोस्टल सिस्टम के जरिए भेजी गई खबर सिर्फ 5 दिन में सुल्तान तक पहुंच जाती थी। पोस्टल सेवा के 2 प्रकार थे। एक घोड़ों पर आधारित थी, जिसमें हर 4 मील पर शाही घोड़े तैनात रहते थे। दूसरी पैदल डाक व्यवस्था थी, जिसमें संदेशवाहक एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक दौड़ते थे। हर तीसरे मील पर एक गांव होता था, जहां आदमी दौड़ने के लिए तैयार रहते थे। हर डाक रनर एक लकड़ी की छड़ी लेकर चलता था, जिसमें छोटी घंटियां लगी होती थीं। जैसे ही एक रनर पास आता, घंटियों की आवाज से अगला रनर सतर्क हो जाता और संदेश लेकर पूरी रफ्तार से आगे दौड़ पड़ता। ये व्यवस्था इतनी तेजी से काम करती थी कि इसका उपयोग खुरासान जैसे दूर दराज के क्षेत्रों से ताजे फल लाने के लिए भी किया जाता था। इन सब वर्णनों के माध्यम से इब्न बतूता ने अनजान चीजों को समझाने की समस्या का समाधान इस तरह किया, उन्हें पहचानी हुई चीजों से तुलना करके, बहुत सावधानी से विस्तार बताकर और उन बातों को उभार कर जो उन्हें अजीब, रोमांचक या प्रभावशाली लगती थीं। उनका यात्रा वृतांत उन लोगों के लिए दूर के देशों को जीवंत और वास्तविक बना देता था, जो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकले थे। अन्य यात्रीगणों ने भी भारत में देखी चीजों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। अब्दुर रज़्ज़ाक, जो 1440 के दशक में भारत आए थे, उनके भाव मिले जुले थे। जब वे केरल के कैलिकट बंदरगाह पहुंचे तो उन्हें असुविधा महसूस हुई और उन्होंने वहां के लोगों को एक अजीब जाति बताया, जो उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। लेकिन बाद में मैंगलोर के पास और वेस्टर्न घाट्स को पार करते समय उन्होंने एक ऐसा मंदिर देखा जो उन्हें गहरी प्रशंसा से भर देता है। उन्होंने उसे एक चौकोर भवन के रूप में वर्णित किया, जो पूरी तरह से ढली हुई कांसे से ढका हुआ था।
और जिसमें 4 प्रवेश द्वार थे। द्वार पर सोने से बनी जीवंत आकार की एक मूर्ति थी, जिनकी आंखों में लाल मणिक लगे हुए थे, जो इतने असली लगते थे जैसे मूर्ति देख सकती हो। इस सुंदरता से अभिभूत होकर अब्दुल रज़्ज़ाक ने भारतीय शिल्पकारों के अद्भुत कौशल और कारीगरी की खुलकर प्रशंसा की। इस प्रकार यात्रा वृतांत ये दिखाते हैं कि कैसे अनजान दृश्य यात्रियों को उलझन में डाल सकते थे, चकित कर सकते थे, निराश कर सकते थे या गहरे रूप से प्रभावित कर सकते थे, और कैसे वे अपनी दुनिया से बिल्कुल अलग इस दुनिया को समझने और समझाने की कोशिश करते थे। फ्रांसवा बर्नियर एक यूरोपियन यात्रीगण थे, जिन्होंने भारत को इब्न बतूता से बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। जहां इब्न बतूता को नई और रोमांचक चीजों का वर्णन करना पसंद था, वहीं बर्नियर को भारत की तुलना यूरोप, खासकर फ्रांस से करने में ज्यादा रुचि थी। भारत में जो कुछ भी उन्होंने देखा, उसे उन्होंने यूरोपियन मापदंडों पर परखा। ज्यादातर समय उन्हें लगा कि यूरोप बेहतर है और भारत कमजोर या पिछड़ा हुआ। उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ भारत का वर्णन करना नहीं था, बल्कि यूरोपियन राजाओं और विचारकों को चेतावनी देना था। वो चाहते थे कि वे उन चीजों से सीख लें जिन्हें बर्नियर भारत की गलतियां मानता था, ताकि यूरोप उसी रास्ते पर न चले। अपनी पुस्तक ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर में बर्नियर ने भारतीय समाज और राजनीति का गहरा अवलोकन किया और मुगल इतिहास को एक ऐसे ढांचे में फिट करने की कोशिश की जिसे वो सार्वभौमिक मानते थे। बार बार उन्होंने मुगल भारत की तुलना यूरोप से की और अधिकतर मामलों में यूरोप को श्रेष्ठ दिखाया। उन्होंने अंतर को इस तरह समझाया कि भारत यूरोप का बिल्कुल विपरीत प्रतीत होता है। उनके अनुसार यूरोप प्रगति और सुधार का प्रतीक था, जबकि भारत पतन और पिछड़ेपन का प्रतिनिधित्व करता था। एक बड़ा अंतर जिसमें बर्नियर ने खास तौर पर जोर दिया, वो भूमि स्वामित्व था। वो भूमि के निजी स्वामित्व में मजबूत विश्वास रखते थे और इसे समृद्धि की बुनियाद मानते थे। उनके नजरिए से मुगल भारत में बिल्कुल भी निजी भूमि स्वामित्व नहीं था। उनका मानना था कि बादशाह सारी जमीन का मालिक होता था और उसे कुछ समय के लिए अमीरों को देता था। इस वजह से अमीर और किसान दोनों ही जमीन को लेकर असुरक्षित महसूस करते थे। बर्नियर के मुताबिक ये व्यवस्था लोगों और राज्य दोनों के लिए बहुत हानिकारक थी। इस सोच में वो अकेला नहीं था। 16वीं और 17वीं सदी के कई यूरोपियन यात्रीगण भी ऐसा ही मानते थे। बर्नियर का तर्क था कि जब जमींदार अपनी जमीन अपने बच्चों को नहीं दे सकते, तो उनके पास खेतों, सिंचाई या खेती के तरीकों में पैसा और मेहनत लगाने का कोई कारण नहीं होता। उनका मानना था कि यूरोप के विपरीत, जहां इम्प्रूविंग लैंडलॉर्ड जमीन को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए कठिन परिश्रम करते थे, भारत में ऐसी कोई वर्ग ही नहीं थी। इसका परिणाम ये हुआ कि कृषि बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई। उनके अनुसार किसानों पर भारी अत्याचार हुआ, हर जगह खेती गिरती चली गई और अमीर अमीरों और शासकों को छोड़कर लगभग सभी लोगों का जीवन स्तर नीचे गिर गया। उन्होंने किसानों की स्थिति को बहुत ही अंधेरे रंगों में वर्णित किया। उनका लिखना था कि भारत के बड़े हिस्सों में जमीन रेतीली, बंजर या ठीक से खेती न होने वाली थी, और ये कि उपजाऊ जमीन भी अक्सर खाली पड़ी रहती थी क्योंकि काम करने वाले मजदूर पर्याप्त संख्या में नहीं होते थे। उनका दावा था कि कई किसान इसलिए मर जाते थे क्योंकि सूबेदार उनके साथ बहुत निर्मम व्यवहार करते थे। जब गरीब किसान भारी लगान या मांग चुका नहीं पाते थे, तो वे सिर्फ अपनी रोजी रोटी ही नहीं, बल्कि अपने बच्चे भी खो देते थे, जिन्हें गुलाम बनाकर ले जाया जाता था। इस तरह के अत्याचार से मजबूर होकर किसान अपने गांव छोड़कर भाग जाते थे। इन वर्णनों के जरिए बर्नियर यूरोप में राज्य और समाज के स्वरूप पर चल रही बहसों में हिस्सा ले रहे थे। वो चाहते थे कि उनके पाठक मुगल भारत को इस बात के उदाहरण के रूप में देखें कि जब निजी संपत्ति नहीं होती तो क्या होता है। बर्नियर यही नहीं रुके और उन्होंने भारतीय समाज को बहुत तेज तरीके से विभाजित बताया। उनके अनुसार सिर्फ दो ही वर्ग थे, एक बहुत छोटा, अमीर और शक्तिशाली शासक वर्ग, और दूसरा बहुत बड़ा गरीबों का झुंड। उनका मानना था कि भारत में बिल्कुल भी मध्यम वर्ग नहीं था। उन्होंने पूरे विश्वास से लिखा कि भारत में कोई मिडिल स्टेट नहीं है, जबकि यूरोप में व्यापारी और जमींदार एक महत्वपूर्ण मध्यम वर्ग बनाते थे। बर्नियर ने यूरोपियन शासकों को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर यूरोपियन राजा मुगल व्यवस्था को अपना लें, तो उनके राज्य जल्द ही खाली और बर्बाद हो जाएंगे। शहर रहने लायक नहीं रहेंगे, कस्बे उजड़ जाएंगे, खेत झाड़ियों और दलदलों से भरे वीराने बन जाएंगे और लोग भिखारी और जंगली बन जाएंगे। उन्होंने विनाश का एक भयानक चित्र खींचा ताकि यूरोपियंस को ये भरोसा दिलाया जा सके कि वे कभी भी उस रास्ते पर न चलें जिसे वो मुगल मॉडल मानते थे।
इस तरह बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को देखा, एक ऐसा देश जहां भिखारियों और जंगलियों का बादशाह राज करता था, जहां अस्वस्थ शहर, बर्बाद कस्बे और उपेक्षित खेत थे। उनके मन में इन सब समस्याओं का सिर्फ एक ही कारण था, बादशाह का जमीन पर अधिकार। लेकिन आधुनिक इतिहासकार बताते हैं कि बर्नियर ने मुगल व्यवस्था को गलत समझा। मुगल अभिलेख ये नहीं कहते कि बादशाह सारी जमीन का मालिक था। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने भू राजस्व को बादशाह के द्वारा जमीन का किराया नहीं, बल्कि प्रजा द्वारा सुरक्षा के बदले दिया गया भुगतान बताया था। बर्नियर जैसे यूरोपियन यात्रीगण शायद ज्यादा लगान की मांग को किराया समझ बैठे थे। वास्तव में ये फसल पर लगाया गया कर था, न कि जमीन के स्वामित्व का प्रमाण। फिर भी बर्नियर के विचारों का यूरोप में गहरा प्रभाव पड़ा। मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों ने उनके लेखों का उपयोग ओरिएंटल डेस्पोटिज्म के सिद्धांत को विकसित करने के लिए किया, जिसके अनुसार एशियाई शासकों के पास असीमित शक्ति होती थी और वे लोगों को गरीब और लाचार बनाए रखते थे। बाद में कार्ल मार्क्स ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की अवधारणा पेश की। मार्क्स का तर्क था कि कॉलोनियल शासन से पहले भारत में राज्य गांवों से अतिरिक्त उत्पादन लेता था और ये गांव ज्यादातर अपने आप में पूर्ण और बराबरी पर आधारित होते थे। उनका मानना था कि ये व्यवस्था स्थिर और अपरिवर्तनशील थी। आज इतिहासकार इस तस्वीर से सहमत नहीं हैं। अनुसंधान दिखाता है कि मुगल भारत का ग्रामीण समाज न तो बराबरी पर आधारित था और न ही स्थिर। ऊपर शक्तिशाली जमींदार थे, नीचे बिना जमीन के मजदूर थे और बीच में कई वर्ग थे। ऐसे अमीर किसान जो मजदूर रखते थे और बाजार के लिए उत्पादन करते थे, और छोटे किसान जो बस जीने के लिए संघर्ष करते थे। ये जटिल वास्तविकता बर्नियर द्वारा पेश की गई सरल और अंधेरी तस्वीर से बिल्कुल अलग थी। भले ही बर्नियर अक्सर मुगल राज्य को कठोर और पिछड़ा हुआ दिखाने की कोशिश करता रहा हो, उसकी अपनी लिखाई कई जगहों पर यह भी बताती है कि भारतीय समाज उतना सरल नहीं था जितना वो मानता था। उदाहरण के लिए उसका मानना था कि कारीगर अपने काम की क्वालिटी सुधारने की कोशिश नहीं करते थे, क्योंकि उनके मुनाफे का ज्यादा हिस्सा राज्य ले लेता था। इस वजह से उसे लगा कि भारतीय उत्पाद घटते जा रहे हैं। लेकिन इसी बात के साथ उसने एक महत्वपूर्ण सच को भी स्वीकार किया कि दुनिया भर से सोने और चांदी की बहुत बड़ी मात्रा भारत में आ रही थी। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि भारतीय माल के बदले कीमती धातुओं का आदान प्रदान होता था। उसने ये भी देखा कि एक समृद्ध और सक्रिय व्यापारी समुदाय था, जो दूर दूर तक व्यापार में गहरे रूप से जुड़ा हुआ था। कृषि और हस्तशिल्पों का वर्णन करते हुए बर्नियर कभी-कभी अपनी उदासी भरी किसानों की तस्वीर से बिल्कुल अलग चित्र भी पेश करता है। उसने माना कि भारत के बड़े हिस्से बहुत ही उपजाऊ थे। उसने यहाँ तक लिखा कि बंगाल मिस्र से भी ज्यादा अमीर था, जहाँ सिर्फ चावल और अनाज ही नहीं, बल्कि रेशम, कपास, नील और कई अन्य कीमती व्यावसायिक फसलें भी होती थीं। उसने ये भी देखा कि कई क्षेत्रों में जमीन अच्छी तरह से जोत बोई जा रही थी और जनसंख्या भी पर्याप्त थी। उसने कारीगरों का वर्णन किया, जो भले ही उसकी नज़र में आलसी हों, फिर भी गलीचे, ब्रोकेड, कढ़ाई, सोने चांदी के कपड़े और बढ़िया रेशम और कपास के कपड़ों के निर्माण में लगे हुए थे। ये सामान देश के अंदर भी इस्तेमाल होता था और विदेशों में भी निर्यात किया जाता था। उसने स्पष्ट रूप से लिखा कि जब ये सोना और चांदी दुनिया के अन्य हिस्सों में घूम कर आता था, तो अंत में भारत ही पहुंचता था, जो भारत के मजबूत व्यापार और उत्पादन शक्ति को दिखाता है। ये दृष्टिकोण उसके पहले के उजाड़ जमीन और बर्बाद कृषि से बिल्कुल विपरीत था। बर्नियर ने शाही कारखानों का भी बहुत विस्तृत वर्णन किया, जो किसी अन्य यात्रीगण ने इतनी स्पष्टता से नहीं किया। उसने बड़े बड़े हॉलों का जिक्र किया, जहां विभिन्न प्रकार के कारीगर निगरानी में काम करते थे। एक हॉल में कढ़ाई करने वाले काम करते थे, दूसरों में सुनार, चित्रकार, लैकर काम करने वाले, बढ़ई, तर्जी, मोची और रेशम, ब्रोकेड और बढ़िया मसलिन बुनने वाले बुनकर थे। ये कारीगर हर सुबह आते थे, पूरा दिन व्यवस्थित तरीके से काम करते थे और शाम को घर लौट जाते थे। फिर भी बर्नियर ने इस शांत और अनुशासित दिनचर्या को ये कहने के लिए इस्तेमाल किया कि लगातार गतिविधि के बावजूद यहाँ न तो महत्वाकांक्षा थी और न ही सुधार की इच्छा, और इस तरह उसने अपने विचार को मजबूत किया कि भारतीय समाज स्थिर था। 17वीं सदी में लगभग 15% जनसंख्या शहरों में रहती थी, जो उस समय पश्चिमी यूरोप से भी ज्यादा थी। इसके बावजूद बर्नियर ने मुगल शहरों को कैंप टाउन्स कहा। इसका मतलब उसके लिए ये था कि शहर सिर्फ इसलिए थे क्योंकि शाही दरबार वहां मौजूद होता था। उसके मुताबिक जैसे ही बादशाह जगह बदलता था, शहर गिरावट में चले जाते थे, जो उसकी नज़र में इस बात का सबूत था कि इन शहरों का अपना कोई स्वतंत्र आर्थिक आधार नहीं था और वे सिर्फ राजशाही सहारे पर टिके हुए थे। आधुनिक इतिहासकार इस सोच को बहुत सरल बताते हैं।
मुगल भारत में कई तरह के शहर थे। उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह शहर, तीर्थ स्थल और पवित्र नगर। इनका अस्तित्व ही व्यापारियों और पेशेवरों की समृद्धि को दर्शाता है। व्यापारी आमतौर पर जाति और पेशे के आधार पर मजबूत समूहों में होते थे। पश्चिमी भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था, जिनका नेतृत्व सेठ करता था। अहमदाबाद जैसे शहरों में सभी व्यापारियों का प्रतिनिधित्व नगर सेठ नामक शक्तिशाली नेता करता था। व्यापारियों के साथ साथ शहरों में कई पेशेवर लोग भी रहते थे, जैसे चिकित्सक, शिक्षक, वकील, चित्रकार, स्थापत्य, संगीतकार और कैलीग्राफर। कुछ राजशाही संरक्षण पर निर्भर थे, लेकिन कई लोग प्राइवेट ग्राहकों या भीड़ भरे बाजारों में आम लोगों की सेवा करके अपनी रोजी कमाते थे। बर्नियर ने ये भावना प्रस्तुत की कि भले ही शहर गतिविधि और काम से भरे हुए थे, लेकिन असली प्रगति की कमी थी। ये सोच ज्यादातर भारत की यूरोप से तुलना करने की उसकी आदत से आई थी। बर्नियर जैसे विद्वान भारत की तुलना यूरोप से इसीलिए करते थे ताकि वे अपने समाज को बेहतर समझ सकें और अपने देश में राजनीतिक सोच को प्रभावित कर सकें। भारत को पिछड़ा दिखाकर वे उन चीजों को उजागर करते थे जिन्हें वे यूरोप की ताकत समझते थे। यात्रीगण उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति में भी गहरी रुचि रखते थे। इनमें से अधिकतर यात्रीगण पुरुष थे और वे अक्सर सामाजिक असमानताओं को स्वाभाविक मान लेते थे। दासी प्रथा उदाहरण के लिए खुलेआम प्रचलित थी और दास दासियों को खरीदा, बेचा और तोहफे के रूप में दिया जाता था। इब्न बतूता ने खुद सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए दास खरीदे और बाद में प्रांतियों के शासकों को दास तोहफे में दिए। उसने ये भी लिखा कि सुल्तान में एक उपदेशक को बड़े पैमाने पर धन और 200 दास इनाम के रूप में दिए। इब्न बतूता का वर्णन दिखाता है कि सभी दासों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता था। सुल्तान की सेवा में कुछ महिला दासियों को संगीत और नृत्य की ट्रेनिंग दी जाती थी और शाही विवाहों में उनकी प्रस्तुति देखकर सुल्तान को आनंद आता था। महिला दासियों का उपयोग जासूस के रूप में भी होता था ताकि अमीरों पर नजर रखी जा सके। अधिकतर दास घरेलू काम में लगाए जाते थे और इब्न बतूता ने उन्हें खासकर पालंकिन उठाकर लोगों को ले जाने में उपयोगी पाया। महिला दासी सस्ती होती थीं और कई परिवार अगर वे खर्च उठा सकते थे तो एक दो दासी रखते थे। यूरोपियन यात्रीगण अक्सर पूर्वी समाजों का मूल्यांकन इस बात से करते थे कि वहां महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होता था। बर्नियर ने विशेष रूप से सती प्रथा पर ध्यान दिया। उसने लिखा कि जबकि कुछ महिलाएं मृत्यु को खुशी-खुशी स्वीकार करती हुई लगती थीं, कई स्पष्ट रूप से मजबूर की जा रही होती थीं। उसका सबसे भावुक वर्णन एक बहुत छोटी विधवा का है, जो मुश्किल से 12 साल की थी, जिसे उसने लाहौर में जिंदा जलाए जाते हुए देखा। उसने उस बच्ची के डर, आंसुओं और लाचारी का वर्णन किया और ये भी बताया कि कैसे उसे शारीरिक रूप से पकड़कर आग में ढकेल दिया गया। ये दृश्य उसे गहरा आघात दे गया और उसके पाठकों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। लेकिन महिलाओं का जीवन सिर्फ दासी प्रथा या सती तक सीमित नहीं था। कृषि और हस्तकला उत्पादन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। व्यापारी परिवारों की महिलाएं व्यापार में हिस्सा लेती थीं और कभी-कभी व्यावसायिक विवादों को लेकर अदालत तक भी जाती थीं। इससे पता चलता है कि कई महिलाएं सार्वजनिक और आर्थिक जीवन में सक्रिय थीं और सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं थीं। यात्रीगणों के वर्णन हमें अतीत के जीवन की कीमती लेकिन अधूरी झलक देते हैं। उनके अवलोकन उनके अपने बैकग्राउंड और रुचि से प्रभावित होते थे और वे अक्सर आम कामकाज करने वाली महिलाओं के रोजमर्रा के जीवन को नजरअंदाज कर देते थे। समाज के कई पहलू उनसे अनजाने ही रह गए। इससे भी ज्यादा छिपे हुए हैं उन लोगों के अनुभव जो उपमहाद्वीप से बाहर दूर दूर के देशों तक यात्रा पर गए। उन्होंने क्या देखा, दूसरों से कैसे बातचीत की और कौन सी भाषाओं का इस्तेमाल किया, ये सभी प्रश्न आज भी इतिहासकार समझने की कोशिश कर रहे हैं। कई सदियों के दौरान दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई यात्रीगण भारत आए और जो कुछ उन्होंने देखा, सुना और अनुभव किया, उसके बारे में लिखा। उनकी लिखाई हमें ये समझने में मदद करती है कि इतिहास के विभिन्न दौरों में भारत बाहरी लोगों को कैसा नजर आता था। 10वीं और 11वीं सदी में सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण यात्रीगणों में से एक मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल बिरूनी थे। उनका जीवन 977 से 1048 तक का था और वे उस क्षेत्र से आए थे जो आज उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है। अल बिरूनी ने भारत में कई साल बिताए, संस्कृत सीखी और भारतीय समाज, धर्म और विज्ञान का गहरा अध्ययन किया। उनके वर्णन इस प्रारंभिक युग के भारत के सबसे विस्तृत और विचारपूर्ण विवरणों में गिने जाते हैं।
13वीं सदी में मार्को पोलो, जिनका जीवन 1254 से 1323 तक का था, इटली से एशिया के कई हिस्सों, जिसमें भारत भी शामिल था, तक यात्रा पर निकले। उनके यात्रा वृतांतों ने यूरोप के लोगों को पूर्व की दौलत, व्यापार और अजीबोगरीब रीति रिवाजों से परिचित कराया और भारत को चमत्कारों से भरी एक भूमि के रूप में दिखाया। 14वीं सदी में प्रसिद्ध यात्रीगण इब्न बतूता हुए, जिनका जीवन 1314 से 1377 तक का था, जो मोरक्को से आए थे। उन्होंने अफ्रीका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और भारत के बड़े हिस्सों में यात्रा की। उन्होंने दिल्ली सल्तनत में कई साल बिताए और भारतीय शहरों, बाजारों, शासकों, प्रशासन और रोजमर्रा के जीवन का जीवंत वर्णन लिखा। 15वीं सदी में अब्दुल रज़्ज़ाक कमालुद्दीन इब्न इसहाक अल समरकंदी, जिनका जीवन 1413 से 1482 तक का था, जो समरकंद से आए थे, भारत आए और अपने अनुभव लिखे, विशेषकर बंदरगाहों, मंदिरों और व्यापार के बारे में। इसी दौर के आसपास अफानासी निकितिच निकितिन नाम के एक रूसी यात्री भी भारत आए। उनका जीवन 15वीं सदी का था और उन्होंने 1466 से 1472 के बीच कई साल भारत में बिताए, जहां से उन्होंने बिल्कुल अलग सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और धार्मिक प्रथाओं पर लिखा। 16वीं सदी के दौरान समुद्री मार्ग खुलने के साथ कई यूरोपियन यात्री भारत पहुंचे। डुआर्ते बारबोसा, एक पुर्तगाली यात्री जो 1518 में भारत आए और 1521 में जिनकी मृत्यु हुई, ने भारतीय व्यापार, रीति रिवाजों और तटीय जीवन पर लिखा। सेदी अली रेस, एक तुर्की जहाजरानी और लेखक जिनकी मृत्यु 1562 में हुई, ने अपने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी यात्राओं और अनुभवों का विवरण दिया। एंटोनियो मोंसेरात, एक स्पेनिश यात्री जो 1536 से 1600 के बीच जीवित रहे, जेसुइट मिशनरी के रूप में भारत आए और मुगल दरबार का निकट से अवलोकन किया। 17वीं सदी में और भी अधिक यात्री भारत आए और अपने अवलोकनों को विस्तार रूप से लिखा। महमूद वली बल्खी बल्ख से 1626 से 1631 के बीच भारत में समय बिताया और उसके राजनैतिक और सामाजिक जीवन पर लिखा। पीटर मंडी, एक इंग्लिश यात्री जो 1600 से 1667 तक जीवित रहे, ने व्यापारी के नजरिए से भारतीय शहरों और रोजमर्रा के जीवन का वर्णन किया। जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, एक फ्रेंच यात्री जो 1605 से 1689 तक जीवित रहे, ने भारत में विस्तृत यात्रा की और उसके बाजारों, हीरे और व्यापारिक नेटवर्कों पर लिखा। फ्रांसवा बर्नियर, एक और फ्रेंच यात्री जो 1620 से 1689 तक जीवित रहे, ने मुगल भारत में कई साल बिताए और यूरोप की तुलना में भारतीय समाज पर एक आलोचनात्मक विवरण लिखा। जहां किसी विशिष्ट यात्रा अवधि का उल्लेख नहीं है, वहां दिए गए वर्ष इन यात्रीगणों के जीवन काल को दर्शाते हैं। मिलकर ये सभी यात्रा वृतांत एक लंबी टाइमलाइन बनाते हैं, जो हमें लगभग 700 सालों तक बाहरी लोगों की नज़र से भारत को देखने में मदद करते हैं।